माइनक्राफ्ट के इस ड्रैगन के बारे में सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। और जानिए कैसे माइनक्राफ्ट में इन पैरासाइट ने इस प्लेयर के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। और इस विलेजर की कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने स्निफर एग जरूर देखे होंगे जिसके अंदर से ये स्निफर्स निकलते हैं। एंड ये एक ऐसे मॉब है जो देखने में तो लगता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन फिर भी ये कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। लेकिन जिस संडे की मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल स्निफर एग थोड़ी ना है, वो है एक ब्लड स्निफर एग। तो ये घटना पिछले साल की है। एक जंगल में काफी बड़ा स्निफर का ग्रुप घूम रहा होता है और उनमें से एक मदर स्निफर भी होती है जिसके पेट में एक छोटा सा बच्चा होता है। और इसी कारण से मदर स्निफर काफी स्लो चला करती थी, जिससे कि बाकी ग्रुप वालों को काफी गुस्सा आता था। एंड इसी कारण से बाकी स्निफर्स इस मदर स्निफर को काफी टॉर्चर भी करा करते थे। और इतना टॉर्चर सहने के बाद वो मदर स्निफर उस ग्रुप को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाती है और एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सिर्फ घना जंगल होता है। फिर ये मदर स्निफर अपना ऐसा मन बनाती है कि वो जाकर किसी केव में रहेगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मदर स्निफर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो जंगली केव्स थी वो कुछ ज्यादा ही डरावनी और पूरी चमगादड़ों से भरी हुई थी। लेकिन तभी मदर स्निफर को एक काफी बड़ा तालाब दिखता है और मदर स्निफर वहाँ पर जाकर रहने लग जाती है। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि मदर स्निफर को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि जिस तालाब के अंदर वो रुकी है वो पूरी कर्स्ड तालाब है, क्योंकि एक टाइम पर इस तालाब के अंदर विच ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करा था। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है मदर स्निफर यहाँ पर अंडा दे देती है, लेकिन ये बाकी अंडों से काफी ज्यादा अलग होता है। और इतना ही नहीं, उस अंडे के अंदर से जो बच्चा निकलता है वो भी काफी ज्यादा अलग सा होता है। और ये सब होने की वजह ये कर्ज तालाब ही था। और असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। जिस ग्रुप ने मदर स्निफर को काफी ज्यादा टॉर्चर करा था, ये बेबी स्निफर अब उनसे बदला लेने वाला था, क्योंकि ये जानता था जिस भी पानी में ये जाता है वो पानी जहरीला बन जाता था। और फिर ये बेबी स्निफर एक एक कर सारे तालाबों में अपना पॉइजन फैला देता है। एंड जब बाकी के स्निफर का ग्रुप ये पानी पीता है तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस स्निफर ने अपनी मम्मी का बदला लेकर अच्छा करा या नहीं? मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि माइनक्राफ्ट में जब भी कोई मॉब मरता है तो उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है, लेकिन वहीं पर रियल लाइफ में जब भी कोई एनिमल मरता है तो वो उसकी बॉडी काफी टाइम तक वहीं पड़ी रहती है? आप जानकर हैरान हो जाओगे, पहले माइनक्राफ्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। जब भी कोई एनिमल मरता था तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी रहती थी। लेकिन असल दिक्कत तो तब आई जब उन मरी हुई बॉडीज में पैरासाइट ने अपना जन्म ले लिया था। और ये पैरासाइट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते थे कि अगर वो किसी की बॉडी में घुस गए तो वो इंसान अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता था। और ऐसा ही कुछ काफी साल पहले एक ब्लेजी नाम के प्लेयर के साथ होता है। ब्लेजी बाकियों की तरह एक नॉर्मल सा घर बनाता है जहाँ पर कुछ वेजिटेबल फार्म थे और तो और एनिमल फार्म भी था। लेकिन एक रात ऐसा मौसम बिगड़ता है जिस दिन बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही होती हैं, लेकिन एक बिजली ऐसी गिरती है कि उसके सारे एनिमल्स वहीं मर जाते हैं। और जब ब्लेजी सुबह उठकर देखता है तो वो काफी दुखी हो जाता है। लेकिन ब्लेजी यहाँ पर ये जरूरी नहीं समझता है कि उन एनिमल्स की बॉडी वो दफना दे। और कई दिनों तक उन एनिमल्स की बॉडी उसके घर के पास ही पड़ी रही। लेकिन तभी उन बॉडी के अंदर पैरासाइट अपना जन्म ले लेते हैं। लेकिन इस बात के बारे में ब्लेजी को बिल्कुल नहीं पता होता है। और जब एक रात ब्लेजी अपने घर में सो रहा होता है तो उन एनिमल्स की बॉडी में से वो पैरासाइट्स निकलकर ब्लेजी के अंदर घुस जाते हैं। कुछ दिन तो इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ब्लेजी की हालत यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी स्किन यहाँ पर गलना शुरू हो जाती है और तो और ब्लेजी यहाँ पर खाना भी खाना छोड़ देता है, क्योंकि वो पैरासाइट्स यहाँ पर ब्लेजी को कंट्रोल करना शुरू कर चुके थे। और पैरासाइट्स ब्लेजी को कंट्रोल कर काफी सारे एनिमल्स को मारना शुरू कर देते हैं ताकि और पैरासाइट्स का जन्म हो सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दिन पर दिन यहाँ पर इतने सारे पैरासाइट्स स्पॉन हो जाते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड यहाँ पर तबाह होना शुरू हो जाता है। और आप में से काफी प्लेयर्स को तो पता ही होगा कि एक पैरासाइट मॉड है जो इसी सिचुएशन पर डेडिकेटेड है। एंड तभी ये सब देखकर नॉच यहाँ पर अपडेट डालता है कि जब भी कोई एनिमल मरेगा तो उसकी बॉडी गायब हो जाएगी ताकि यहाँ पर वापस से पैरासाइट स्पॉन ना हो सके। मैं अब आपको एक ऐसे डेड विलेजर की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है एक ऐसे विलेज की जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन उस विलेज के अंदर एक ऐसा विलेजर होता है जिसकी दोस्ती यहाँ पर पिलेजर से होती है।
सही सुना आपने। आप लोगों को पता ही होगा कि पिलेजर्स कितने बड़े दुश्मन है विलेजर के, लेकिन फिर भी ये पिलेजर और विलेजर काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसी ये बात दूसरे विलेजर्स को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि इस विलेजर की वजह से हम अपनी जान न गवा दें। और ऐसी एक दिन जब वो विलेजर अपने घर में सो रहा होता है तो बाकी विलेजर्स आकर उस घर में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो विलेजर वहीं जलकर अपनी जान गवा देता है। और ऐसे काफी साल बीत जाते हैं और सारे लोग उस विलेजर के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है जब उस वर्ल्ड के अंदर एक नया प्लेयर आता है, लेकिन वहाँ पर वो गलती ये कर देता है कि वो उसी विलेज के आसपास अपना घर बना देता है। और घर बनने के कुछ ही दिन बाद से उस प्लेयर को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई तो है जो उसको मारने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि एक सुबह ऐसा होता है जब वो अपने घर से बाहर आता है तो उसको पता लगता है कि इसके आसपास सारे पेड़ जल चुके हैं। और तो जो उसका फार्म था उसमें भी काफी भीषण आग लगी हुई थी। और हद तो तब हो जाती है जब उसके जानवरों को भी कोई जलाकर मार डालता है। और इसी के बाद से उस प्लेयर को समझ आ जाता है कोई तो है जो उसको भी जलाकर मारना चाहता है। तो शायद ऐसा हो सकता है जिस विलेजर ने अपनी जलकर जान गंवाई थी वो अब यहाँ पर दूसरे लोगों से अपना बदला ले रहा है। और जब वो प्लेयर आसपास के लोगों से पता करता है तो उसको पता लगता है कि इसी विलेज के अंदर एक बार ही किसी विलेजर ने अपनी जलकर जान गंवाई थी। एंड फिर वो प्लेयर डिसाइड करता है कि वो इस रात सोएगा नहीं और देखेगा कि रात को ऐसा कौन आता है जो यहाँ पर आग लगा के चले जाता है। और रात को फिर उस प्लेयर को कुछ ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक ऐसा विलेजर जिसकी स्किन पूरी जल चुकी है और ऐसा देखने में लगता है कि ये मरा हुआ है। और यही वो विलेजर है जो इसको यहाँ पर जलाकर मारना चाहता था। एंड इस चीज को देखकर प्लेयर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपना गेम लीव कर हमेशा उस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाता है। वेल गाइज, मैं जिसकी अब आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो जॉन नाम के एक पुअर फार्मर की है। बाकी लोगों के मुकाबले जॉन की लाइफ कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि जॉन के पास सिर्फ एक ही घर था और वो घर भी काफी बुरी हालत में था। और यहाँ पर जॉन सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। जॉन यहाँ पर दिन रात मेहनत कर काफी ज्यादा फार्मिंग करा करता था। एंड जो भी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वो उगाता था वो जाकर इनको गाँव में बेचकर कुछ एमरेल्ड्स कमाता था, जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ जी सके। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे जॉन की लाइफ पूरी बदलने वाली थी। रात के समय इतना ज्यादा बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से जॉन की सारी क्रॉप्स एकदम खराब हो जाती हैं। और ये सब हादसा देखकर जॉन इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन फिर उसको अपने एनिमल्स के बारे में ध्यान आता है और वो सोचता है कि अगर इनको कोई खाना नहीं खिलाएगा तो इसके एनिमल्स भी मर जाएंगे। इसलिए जॉन अपने आप को रोक लेता है और डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही मेहनत करता रहेगा। एंड पुराने माइनक्राफ्ट के टाइम पर काफी लोगों का ऐसा बिलीव है कि अगर वो अपनी कोई भी विश मांगते हैं इस वेल के सामने तो वो पूरी हो जाती है। तो जॉन भी इसी उम्मीद में उस वेल के सामने प्रे करना शुरू कर देता है और अपना एक एमरेल्ड डाल देता है ताकि उसकी वो विश पूरी हो जाए। और जब जॉन अगले दिन सुबह उठता है तो ये अपनी मुर्गियों को दाना डालने चले जाता है, लेकिन वहाँ पर जॉन को पता लगता है उसमें एक मुर्गी काफी ज्यादा अलग सी है। यस गाइस, एक ऐसी चिकन जो बाकी चिकन के मुकाबले काफी ज्यादा अलग सी दिखती थी। लेकिन इस चीज को जॉन एकदम इग्नोर कर देता है और वो अपनी बाकी वेजिटेबल फार्मिंग में लग जाता है। और ऐसे कुछ दिन बीतते गए और जब जॉन चिकन फार्म में वापस जाकर एग्स कलेक्ट करने जाता है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पर काफी सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं। इतने सारे डायमंड्स जॉन ने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये डायमंड्स आए तो आए कहां से। और हर दिन सेम ऐसा ही होता जा रहा था। जब भी जॉन उस फार्म के अंदर जाता था तो उसको काफी सारे डायमंड्स मिला करते थे। और फिर कुछ दिन बाद जॉन को ये बात समझ आ जाती है जो ये मुर्गी है ये काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये एग्स की जगह डायमंड्स देती हैं। और इतने सारे डायमंड्स आने के बाद ये जो पुअर फार्मर था ये काफी ज्यादा अमीर बन जाता है और इसकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं। सो गाइस, क्या ऐसा है जो यहाँ पर जॉन ने विश मांगी थी वेल के सामने खड़ी होकर वो सच हो गई? आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वुडलैंड मेंशन देखा जाए तो ये माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है और ऑलरेडी इसके अंदर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड जब भी आप वुडलैंड मेंशन को एक्सप्लोर करने गए होगे तब आपने विंडिकेटर से जरूर मुलाकात करी होगी और शायद से आपको ये भी पता होगा कि अगर एक विंडिकेटर को हम जॉनी नाम का नेम टैग दे देते हैं तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके आसपास जो भी होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से उनको मारना शुरू कर देता है। वेल, सवाल तो ये उठ के आता है कि इसका नाम जॉनी रखते ही इसको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है। वेल गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में एक हॉरर फिल्म आई थी जिसका नाम था द शाइनिंग और इस मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम जॉनी है और यहाँ पर ये बिल्कुल साइको आदमी होता है और ये आदमी हर किसी को अपनी कुल्हाड़ी से मारना चाहता है। तो
माइनक्राफ्ट के अंदर भी जॉनी नाम का नेम टैग इसी को रिजेंबल करता है। जब भी हम ये विंडिकेटर को देते हैं तब एक बिल्कुल साइको बन जाता है एंड इसके रास्ते में जो भी आता है ये विंडिकेटर उसको। माइनक्राफ्ट में एक टाइम पर ये इवोकर और विच काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। इन दोनों को ही विलेजर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते थे और दोनों यहाँ पर मैजिक करना भी जानते थे, जिसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आए दिन विलेजेस के ऊपर ये इवोकर्स और पिलेजर्स अटैक करते रहते हैं और हमेशा ऐसा ही होता है कि ये पिलेजर्स और इवोकर्स यहाँ पर रेड जीत जाते हैं। लेकिन आपने ब्लड गोलम के बारे में तो सुना ही होगा। एक टाइम ऐसा था कि एक विलेज के अंदर ब्लड गोलम हुआ करता था, जिसकी वजह से ये इवोकर्स और पिलेजर्स इससे हमेशा रेड हार जाते थे। लेकिन फिर एक दिन विच और इवोकर मिलकर अपना एक ऐसा मैजिक दिखाते हैं जिसकी वजह से इवोकर किसी के भी अंदर शेप शिफ्ट कर सकता था, वो किसी के भी जैसा बन सकता था और जो चाहे वो कर सकता था। और इसी मैजिक का यूज कर इवोकर बिल्कुल विलेजर जैसा अपने आप को शेप शिफ्ट कर लेता है और फिर कुछ दिन के लिए वो उन विलेजर्स के साथ घुल मिल जाता है जिस विलेज के अंदर ब्लड गोलम था। और यहाँ पर हमारे ब्लड गोलम को बिल्कुल भनक नहीं होती है कि इन विलेजर्स के बीच में एक इवोकर भी रह रहा है। और फिर एक ऐसी रात आती है जब इवोकर डिसाइड करता है कि वो विलेजर्स के घर के नीचे एक ऐसा बंकर बनाएगा जहाँ पर वो बाकी लोगों से छुप कर अपने मैजिक करा करे। फिर एक दो दिन की मेहनत करने के बाद इवोकर यहाँ पर दो ऐसे मैजिकल पोशंस बनाता है और इसके बाद इवोकर छुपके से गोलम के पीछे जाता है और उसके ऊपर एक पोशन फेंक देता है, जिसके इफेक्ट की वजह से वो रेवेजर में तब्दील हो जाता है। और जैसे वो यहाँ पर दूसरा पोशन उसके ऊपर फेंकता है तो यहाँ पर रेवेजर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उसके सामने ये विलेजर्स के घर तक छोटे पड़ गए थे। और अब ये रेवेजर इस इवोकर के कंट्रोल में है। ये इवोकर जो चाहे उस रेवेजर से करवा सकता है और तो उस विलेज के जो भी सारे विलेजर्स थे ये उनको बंदी बनाकर वुडलैंड मैंशन के अंदर ले जाता है। और इसके बाद विच और इवोकर मिलकर इन विलेजर्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को और पावरफुल बना सकें। मेनियक, आप में से कई लोगों के लिए ये वर्ड बिल्कुल नया होगा, लेकिन कंफ्यूज मत हो। मेनियक का मतलब होता है साइको और साइको का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो एकदम पागल आदमी होता है। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जिसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बिल्कुल साइको प्लेयर की तो है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक प्लेयर अपने लिए पहले एक घर बनाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उसका घर एकदम सुंदर लगे। लेकिन जो ये साइको प्लेयर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसकी हरकतें बिल्कुल ही उल्टी थी। ये अपना घर जमीन के अंदर, वो भी अजीब अजीब गड्ढे बनाकर रहता था। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी इसके घर के अंदर आने की कोशिश करता था तो ये इतना ज्यादा चिढ़ जाता था कि उसको वही मार डालता था। एंड उस मरे हुए इंसान की जो हड्डियां होती है वो आपको अभी भी जमीन के अंदर दफन मिल जाएंगी। और इसको दूसरों की खुशी से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। अगर इसको कोई हंसता खेलता विलेज दिख जाता था तो ये पूरा दिन वेट करता है और रात को आकर उन विलेज में आग लगा दिया करता था, जिससे कि वो मासूम विलेजर्स बेचारे वहीं पर जलकर अपनी जान गंवा दिया करते थे। एंड जैसे अलग अलग प्लेयर्स को काफी अलग अलग चीजें इकट्ठे करने का काफी शौक होता है, ऐसे ही साइको प्लेयर को लोगों की हड्डियां कलेक्ट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। और फिर ये उन्हीं हड्डियों को अपने घर के अंदर यानी कांच में संभाल कर भी रखा करता था। एंड गाइस ये देखो, इस टाइम पर मैं एग्जैक्ट उसी साइको प्लेयर की जगह पर हूँ जहाँ पर वो एक टाइम पर रहा करता था। और सच बताऊं, अंदर से थोड़ा डर भी है भाई, कभी वो साइको प्लेयर अगर अभी जिंदा होता तो मेरी तो ऐसी तैसी कर देता। और तो ये वही हड्डियां हैं जो उसने लोगों को मार कर कलेक्ट करी हैं। एंड इसके घर से थोड़ा ही दूर यहाँ पर एक विलेज भी है और यहाँ पर देख सकते हो कि ये विलेज पूरा तहस नहस हो रखा है। देखकर साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर एक टाइम पर भीषण आग लगी थी। और जिन भी लोगों को ये कहानी फेक लग रही है, मैं उनको बता दूं, ये कहानी पूरी गूगल पर भी मिल जाएगी आपको। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक ही ड्रैगन है? अगर हाँ तो भाइयों आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि माइनक्राफ्ट के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि जो ये वाला माउंटेन आप लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, इसके अंदर एक टाइम पर ब्लड ड्रैगन रहा करता था। तो इस ब्लड ड्रैगन की कहानी जानने के लिए आपको माइनक्राफ्ट के 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक अमन नाम का इंडियन प्लेयर माइनक्राफ्ट में अपना पहला वर्ल्ड बनाता है। और आप लोगों को पता है, अमन का दिमाग इतना तेज था कि उसके लिए इतने बड़े बड़े घर बनाना चुटकियों का काम था। लेकिन अमन यहीं पर रुकना नहीं चाहता था। उसका सपना था कि वो इस वर्ल्ड पर राज करे और अपने आप को एक ऐसा ताकतवर इंसान बना ले जिसके सामने कोई ना टिक पाए। एंड इसके बाद अमन ने दिन रात गूगल करना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। और काफी छानबीन करने के बाद अमन को डार्क वेब से एक ऐसा ब्लैक
मैजिक मिलता है जिसको वो इस्तेमाल कर कर अपना सपना पूरा कर सकता था। तो होता कुछ ऐसा है कि अमन ब्लैक मैजिक के लिए एंडर ड्रैगन के हेड, एंडर ड्रैगन के अंडे और विच के कुछ मैजिकल पोशंस का यूज करता है जिससे कि कोई नया ड्रैगन स्पॉन हो सके। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कोई ड्रैगन स्पॉन नहीं होता है और अमन को लगता है कि ये सब चीजें बिल्कुल फेक हैं और ये सब छोड़कर अमन अपने घर लौट जाता है। बट इसी चीज के कुछ दिनों बाद एक ऐसी रात आती है जिस दिन हमारा ब्लड मून निकलता है और एग्जैक्ट इसी रात अमन का करा हुआ ब्लैक मैजिक भी अपना असर दिखाना शुरू करता है। जो अमन ने यहाँ पर ड्रैगन एग यूज करा था उसके अंदर से एक नया ही ड्रैगन बाहर निकल जाता है जो कि देखने में एकदम लाल कलर का होता है और बाहर निकलते ही ये ड्रैगन इतनी तबाही मचाता है कि हर जगह आग लग जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और इसी तबाही में अमन भी अपनी जान गंवा देता है। लेकिन जो बच्चे कुचे लोग हैं उन लोगों का मानना है कि वो ड्रैगन इस वाले माउंटेन के अंदर काफी बार देखा गया था और इस वक्त मैं उसी माउंटेन के अंदर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी बड़े बड़े पैरों के निशान तो जरूर हैं और थोड़ी बहुत हड्डियां भी देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन रेड ड्रैगन होने का यहाँ पर और कोई सबूत नहीं है। 1.20 माइनक्राफ्ट के अपडेट में काफी नई चीजें ऐड तो जरूर हुई थी लेकिन उनमें से एक पोएट्री शार्ड्स भी थे एंड 90% प्लेयर्स को ये पोएट्री शार्ड्स एकदम फालतू की चीज लगते हैं। सही में आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है इन पोएट्री शार्ड्स के पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा है जिसको अगर आपने एक बार सुन लिया तो आप हैरान रह जाओगे। बेसिकली हमारे पोएट्री शार्ड्स आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और जिसको आर्कियोलॉजी के बारे में नहीं पता मैं उनको ये बता दूं, पुराने जमाने की चीजों को ढूंढने को ही आर्कियोलॉजी कहते हैं और ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट में भी होता है। आपको ब्रश की मदद से पुराने टाइम की दबी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और फिर हमको ये शार्ड्स मिलते हैं। और क्या आप जानते हो जैसे एंशिएंट टाइम की पोर्ट्स के ऊपर इमेजेस बनी होती है ऐसे ही माइनक्राफ्ट के पॉट्स के ऊपर भी कुछ सिमिलर दिखेगा आपको। और आप ये भी जानते होगे जो हमारे पोएट्री शार्ड्स है वो हमको एक जगह पर नहीं मिलते बल्कि काफी अलग अलग जगह पर मिलते हैं एंड इससे ये भी साफ हो जाता है जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो एक ही जगह पर नहीं बल्कि वो अपनी अलग अलग सोसाइटीज बनाकर अलग अलग जगह रहते थे। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ पाओगे। आप में से कई लोग दिल्ली में रहते होंगे तो कोई मुंबई में रहता होगा और कोई राजस्थान में रहता होगा और ऐसी अलग अलग जगह पर ये एंशिएंट सिविलाइजेशन भी माइनक्राफ्ट के अंदर रहती थी। एंड जैसे इंडिया के अंदर खुद एक नई जगह जाने पर आपको एक नया कल्चर देखने को मिलता है ऐसे यहाँ पर माइनक्राफ्ट के अंदर बायोम्स हैं। किसी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये डेजर्ट टेम्पल बनाया तो दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये जंगल टेम्पल बनाया। और आप लोगों ने ट्रेल रूइंस भी जरूर देखे होंगे जो आपको यूजुअली जंगल बायोम में देखने को मिलते हैं। काफी सालों पहले ये ट्रेल रूइंस कुछ ऐसी दिखती थी लेकिन टाइम बीतते बीतते इसके ऊपर डर्ट और धूल जमा होना शुरू हो गई और अब ट्रेल रूइंस का बस हमको इतना ही हिस्सा बाहर देखने को मिलता है। और आप ट्रेल रूइंस को रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे ईस्टर आइलैंड हेड्स हैं इनको 15 to 16 सेंचुरी में बनाया गया था और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हेड्स हैं लेकिन असल बात तो ये है कि इनके हेड के नीचे भी काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा है जो ट्रेल रूइंस की तरह जमीन में धूल और मिट्टी की वजह से दफन हो गया है। और आपको पता है जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो अलग अलग बायोम्स में घूमा करती थी ताकि वो और नई रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकें और इवन दो हमारे एंशिएंट बिल्डर्स पानी के अंदर जाकर भी अपने मॉन्यूमेंट्स बनाने लग गए ताकि वो पानी के अंदर से भी अलग अलग रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाएं। और जरा इस शार्ड को ध्यान से देखो, इसके ऊपर फिशिंग रॉड बनी हुई है। इसका मतलब कई सालों पहले यहाँ पर फिशरमैन आए थे और उन्होंने यहाँ पर वॉर्म रूइंस बनाए हैं और उन्हीं वॉर्म रूइंस के अंदर से हमको ये शार्ड मिलता है। और अगर हम बात करें कोल्ड रूइंस की तो वहाँ से हमको कुछ ऐसे शार्ड्स मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लेड बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम पर पायरेट्स रहा करते थे और माइनक्राफ्ट में पायरेट्स हुआ करते थे। इसका जीता जागता सबूत हमारी शिपरेक्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा काला रहस्य हमारे डेजर्ट टेम्पल का है क्योंकि डेजर्ट टेम्पल के अंदर से हमको माइनर शार्ड मिलती हैं और इससे साफ पता लगता है ये शार्ड्स उन माइनर्स की है जिन्होंने माइन शाफ्ट बनाई है। एंड उन माइन शाफ्ट के अंदर से जो भी इनको रिसोर्सेज मिलती थी ये डेजर्ट टेम्पल में आकर छुपा देते थे और उन रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन इन्होंने यहाँ पर TNT लगाकर कर रखी है ताकि इनके सामान को कोई चुरा ना सके। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था इन बोरिंग सी शार्ड्स के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री छुपी हुई है। ये थ्योरी आप लोगों को कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक दिन मेरे पास किसी अननोन बंदे के नाम से एक मेल आता है। उसके अंदर लिखा होता है कि अगर आप 100 फैंटम्स को मार डालते हो तो वहाँ पर फिर एक जाइंट फैंटम समन हो जाएगा। ये सुनकर मेरे को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करा तो आप लोग खुद ही देख लो कि मेरे साथ क्या हुआ। तो देखो यार, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक भी फैंटम नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे को यहाँ पर काफी टाइम तक जगना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमारे फैंटम स्पॉन होंगे। फैंटम्स को अपने
वर्ल्ड में लाने के लिए मैं काफी दिन अपनी नींद को सेक्रीफाइस करता हूँ और एक एक कर यहाँ पर सभी फैंटम्स को मारना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैं ये तो समझ गया था ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि 100 फैंटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पर 97 फैंटम्स को मार डाला है और ये है 98, 99 और ये है हमारा 100th फैंटम। लेकिन दोस्तों मेरे को पता लगता है कि ये करने के बाद भी यहाँ पर कोई जाइंट फैंटम स्पॉन नहीं होता है। लेकिन फिर मैं उस मेल को वापस से पढ़ता हूँ और मेरे को पता लगता है कि मेरे को ये करने के बाद मौसम भी चेंज करना था एंड जो हमारा जाइंट फैंटम है वो नॉर्मल जगह नहीं बल्कि किसी केव के अंदर स्पॉन होगा। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर अपना मौसम भी चेंज कर दिया है, देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक मौसम हो चुका है। एंड इसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी आसपास केव्स में उस जाइंट फैंटम को ढूंढने। वेल गाइस, आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि मैं हर एक केव के हर एक कोने में गया लेकिन मेरे को कहीं पर भी जाइंट फैंटम बिल्कुल नहीं दिखा। लेकिन तभी केव के एक कोने से मेरे को काफी ज्यादा डरावनी सी आवाज आती है। हो ना हो ये पक्का जाइंट फैंटम ही है क्योंकि ऐसी आवाज मैंने पहली बार सुनी थी। मैं काफी ज्यादा हिम्मत कर केव के उस कोने में तो चले जाता हूँ लेकिन आगे एकदम गुप्त अंधेरा था और जैसे मैं यहाँ पर टॉर्च लगाता हूँ तब मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे को दिखता है इतना बड़ा फैंटम जिसको मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा था और तो और वो तुरंत मेरे ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से मैं वहीं मर जाता हूँ। और बाद में मैंने अपने गेम को काफी ज्वाइन करने का ट्राई करा लेकिन मेरा गेम ही क्रैश हो जा रहा था। वेल गाइस, ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ है मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। रेडी हो जाओ क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के इतिहास के एक ऐसे खतरनाक मॉब के बारे में जिसने अपनी दहशत फैला रखी है। बेशक मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जब से ये माइनक्राफ्ट में ऐड हुआ है तब से हर कोई अंधेरे में जाने से काफी ज्यादा डरता है। जिस वार्डन को आज हम सभी जानते हैं वो एक बदसूरत, खतरनाक और काफी जानलेवा मॉब है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने जानबूझकर इसको आंखें नहीं दी हैं ताकि ये अंधेरे में सिर्फ सुनकर प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर सके। और फिर डेवलपर्स एक ऐसा मॉब बना देते हैं जो एक हल्की सी हलचल सुनते ही एकदम पागल हो जाता है और उसके रास्ते में जो भी आता है ये वार्डन उसको जानलेवा तरीके से मार डालता है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमारा वार्डन इस मॉब से इंस्पायर्ड है। माइनक्राफ्ट डेवलपर्स पहले कुछ ऐसा ही मॉब गेम के अंदर डालने वाले थे। डेवलपर्स का कहना है कि वो एक ऐसा मॉब डालना चाहते थे जो दिखने में काफी खतरनाक और लंबा सा हो, लेकिन उन लोगों को ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि जो हमारा स्टॉकर था वो एंडरमैन से भी ज्यादा लंबा था और केव्स के अंदर स्टॉकर को प्लेयर्स का पीछा करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे हमारे डेवलपर्स पहले वार्डन को सिंपल एक ऊपर जमीन के ऊपर स्पॉन करने वाले थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो भाई हर कोई प्लेयर अपने घर से बाहर निकलने में भी डरता, इसलिए मोजेंग ने आइडिया एकदम रिजेक्ट कर दिया। एंड फिर इन लोगों को एक आइडिया आता है क्यों ना जमीन के नीचे यानी पाताल लोक में एक नई बायोम बनाई जाए जिसको आज के टाइम पर प्लेयर्स डीप डार्क के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद डेवलपर्स काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक ऐसा न्यू मॉब बनाते हैं जिसको स्टॉकर 2.0 के नाम से जाना जाता था। इतना घिनौना और डरावना मॉब जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। इसके इतने बड़े बड़े दांत और इसकी स्किन पर जो ये गड्ढे हैं इसको देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और माइनक्राफ्ट को छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इसलिए वो ज्यादा डर ना जाए, इसलिए डेवलपर्स को ये आइडिया भी रिजेक्ट करना पड़ा। एंड फाइनली सबसे पहले मॉब को मिलाकर और स्टॉकर 2.0 को मिलाकर वो एक नया मॉब बनाते हैं जिसको आज के टाइम पर हम वार्डन के नाम से जानते हैं। और गाइस क्या आप जानते हो जो हमारा वार्डन है वो एक वॉर्म से इंस्पायर्ड है। जैसे खतरनाक सा वॉर्म जमीन के अंदर से निकलता है ऐसे हमारा वार्डन भी जमीन के अंदर से निकलता है। और तो और जैसे हमारे वॉर्म के टेंटिकल्स होते हैं ऐसे हमारे वार्डन के भी टेंटिकल्स हैं जिससे वो वाइब्रेशंस का पता लगाता है। और ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे जो आपको वार्डन के पास जाने पर हार्ट बीट सुनाई देती है वो असल में एक रियल इंसान की हार्ट बीट की साउंड है। और इसके हार्ट में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो अपनी हार्ट बीट की वाइब्रेशन से एक सोनिक बीम निकालता है और अपने प्लेयर्स पर अटैक करता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है क्या माइनक्राफ्ट को पहले स्टॉकर को ही ऐड करना चाहिए था या आप लोग वार्डन से ही खुश हो? मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।